नमस्कार दोस्तों। जैसा कि रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ये एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था कि यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स और मेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की सीरीज आज शनिवार से शुरू होगी। दोस्तों, स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या होने के कारण आज का लेक्चर उस लेवल पर मैं कंडक्ट नहीं कर पाऊँगा जो 1-1.5 घंटे की क्लास कम से कम लिया करता हूँ मैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि समय कम है हमारे पास। 2021 का जो प्रीलिम्स है या मेंस कहें, प्रीलिम्स मेंस दोनों ही मान के चलिए। प्रीलिम्स तो अक्टूबर में है ही और मेंस भी लगभग दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो पीछे का करंट अफेयर्स निकल चुका है, उन करंट अफेयर्स को हम लोग किस तरीके से पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, जिससे कि अधिक से अधिक चीज़ें हम कवर कर लें। अब ऐसा तो है नहीं कि 2022 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। अगर 2022 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करना होता तो फिर हर एक चीज़ों को बहुत डीप में, लगभग कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाता। एक मंथ के लिए भले ही कई वीडियोज़ बनाए जाते। जैसे मान लीजिए मुझे जून का कवर करना होता तो जून के लिए कई वीडियोज़ बनते अगर जून के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी प्रीलिम्स अक्टूबर में है और काफ़ी आपको पता है कि करंट अफेयर्स अथाह है, इतने सोर्सेस हैं करंट अफेयर्स के। और उन सारे करंट अफेयर्स को अगर हम लोग एक क्रम में तैयार करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमको एक रणनीति अपनी लगानी पड़ेगी। हमें यूपीएससी के अब तक के जो ट्रेंड रहे हैं, ट्रेंड तो मैं आपको पहले बताया हूं कि यूपीएससी कभी किसी ट्रेंड को बनने नहीं देता है, लेकिन एक मानसिकता तो हमें समझ में आती है कि यूपीएससी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है वो किस आधार पर पूछता है। और ये अगर आप लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसको पकड़ पाए होंगे कि यूपीएससी के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन भी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से अटैच होके ही आते हैं। तो इस बेस पर हम लोग शुरू करेंगे तैयारी करंट अफेयर्स का। आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेस हमारे पास क्या क्या हैं। आपको पता है कि करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेस अगर हम देखें तो अगर हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, अगर हिंदी माध्यम का आप कोई पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो संभवतः दैनिक जागरण आप पढ़ते हों, राष्ट्रीय संस्करण का। बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि द हिंदू का भी जो चीज़ें हैं उसको कवर किया जाए। तो आप ये अगर तैयार कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हो, तो आपके लिए एक सोर्स हो गया। और इसके जगह पे हम एक द हिंदू रख लेते हैं। तो एक तो सोर्स ये हमारा हो गया है। कुल मिला के हम लोग इसको अगर एक अलग शब्द में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर। ख़त्म बात। हम बोल सकते हैं कि एक सोर्स हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर कौन सा है, क्या है, वो अलग बात है। अब न्यूज़पेपर के बाद आपको पता है कि एक सोर्स हमारे पास पीआईबी है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता है। अगर इस बार का प्रीलिम्स आप दे रहे हैं, सीरियसली तैयारी करके अगर दे रहे हैं, 1 साल 6 महीने 8 महीने की तैयारी करके दे रहे हैं, तो 100% है कि आप पीआईबी से रूबरू हो गए होंगे कि पीआईबी क्या है और पीआईबी का रोल प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक्ट्स वगैरह का या अधिनियम के उसमें जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पीआरएस भी एक रोल निभाता है करंट अफेयर्स में यूपीएससी के। तो पीआईबी और पीआरएस है। और बाकी इसके अलावा तो अगर बहुत ज़्यादा हम उस पर जाना चाहें तो बहुत कुछ है। mygov.com भी है, mygov.in या .com जो भी है भारत सरकार का, ये भी है। तो ये सब तो गवर्नमेंट के जो सोर्सेस हैं। बाकी हर मंत्रालय के साइट हैं, उतना तो खैर संभव नहीं हो पाता जानना। अच्छा, इसके बाद
मैंने आपको एक पूरा सेशन ही लगभग लगाया था योजना और कुरुक्षेत्र पर। योजना प्लस कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है, इन मैगजीन के बारे में बताया था मैं आपको। और योजना और कुरुक्षेत्र का अगर हम देखें तो ज़्यादा महत्व मेंस में दिखता है। प्रीलिम्स में इसका महत्व अपेक्षाकृत उतना नहीं दिखता है जितना कि मेंस में दिखता है। मेंस में इसका महत्व काफ़ी दिखता है। और एक कमेंट में आया भी था हमारे पास, जब मैंने वो लेक्चर लिया था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था। वैसे कमेंट अच्छे लगते हैं, उसका जवाब भी देने में अच्छा लगता है। उन्होंने बोला था कि जो योजना और कुरुक्षेत्र वो शायद पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुरुक्षेत्र में या योजना में, खासकर कुरुक्षेत्र में, एक ही किसी टॉपिक पर कई जो लिखने वाले लेखक लोग हैं लिखते हैं। तो कैसे हम समझें कि कौन सा किस में से पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें, क्योंकि ऐसे में काफ़ी समय खराब हो जाता है। तो खैर, ये तो हम लोग ये जो सीरीज चालू कर रहे हैं करेंट अफेयर्स की शुरू कर रहे हैं, 2021 को ही टारगेट करके चल रहे हैं। तो इसमें इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके लिए फिर अलग से मैं कुछ लेक्चर लेके आता रहूँगा जो योजना कुरुक्षेत्र और इन चीज़ों पर होगा। तो उसमें मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा कि कैसे करना है। खैर, उसका कोई एक थंब रूल है नहीं। उसका रूल ये है कि आप पढ़ के जब समझने लगे हैं, आप पढ़ते समय समझें, और जब पढ़ के समझने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप एडिटोरियल को देख के ही समझ जाएंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। आप स्कैन कर सकते हैं उसको। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मैं योजना मैगजीन को यहाँ हाथ में लेकर ही और आप लोगों को PDF टेलीग्राम पे अपने भेजकर इसके बारे में समझाऊंगा। बट अभी हम लोग करेंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करें, क्योंकि ये काफ़ी एक लेंदी प्रोग्राम होने वाला है। तो योजना कुरुक्षेत्र हो गया, और उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं कि कोई एक न्यूज़पेपर, योजना कुरुक्षेत्र, PIB, PRS, कम से कम अगर इतनी चीज़ों को हर रोज़ कवर कर रहे हैं ठीक ठाक। और देखिए, PIB और PRS में हर रोज़ तो बहुत अच्छी चीज़ें हो नहीं रही हैं। योजना कुरुक्षेत्र मंथली है, ये रोज़ आना है, तो रोज़ न्यूज़पेपर में भी इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। वो बात अलग है कि अगर हमको पता नहीं है, सिलेबस याद नहीं है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ने चले जाते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट आता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए सोर्सेस हैं करेंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं। अगर आप और भी मैगजीन पढ़ना चाहते होंगे तो बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। डाउन टू अर्थ मिल जाता है, और भी अलग अलग कोचिंग क्लासों की मैगजीन मिल जाती है। तो रिसोर्सेज तो इतने हैं। अब उसमें से हमको इन 3 महीने में कंप्लीट करना है चीज़ों को। तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या कवर करेंगे, उसको ध्यान देना है। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ तैयार करना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या हम सबको मिक्स फॉर्म में पढ़ें। एक तो तरीका ये है कि हम जो प्रिपेयर करें उसको मिक्स फॉर्म में करें। मिक्स फॉर्म मतलब ये है कि पॉलिटी का अगर मिल गया न्यूज़ तो पॉलिटी वाला पढ़ लेते हैं, अगर इकोनॉमी का मिल गया तो इकोनॉमी वाला पढ़ लेते हैं, अगर कोई साइंस टेक का मिल गया तो साइंस टेक का पढ़ लेते हैं, अगर कोई कल्चर का मिल गया तो कल्चर का पढ़ लेते हैं, अगर कोई एनवायरनमेंट का मिल गया तो एनवायरनमेंट का पढ़ लेते हैं, इस तरीके से। तो ये वैसे भी सही नहीं होता है। आप किसी भी कोचिंग का अगर मैगजीन देखते होंगे या उनका प्रोग्राम देखते होंगे तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होता है कि हम मिक्स फॉर्म में पढ़ें। मिक्स फॉर्म में पढ़ते समय क्या होता है कि आप किसी एक बुक पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे कि इनमें से एक एक सब्जेक्ट को बनाएंगे और हम लोग मंथ वाइज पढ़ेंगे। इक्का दुक्का मंथ अगर छूट जाता है, आगे का किसी मंथ का छूट जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अपने हिसाब से भी पढ़ेंगे ही। ऐसा नहीं है कि केवल मुझ पे डिपेंड हो जाएंगे कि मैं ही सब करा दूंगा, और मैं ऐसा कहूँगा भी आपको नहीं कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से 100% वहीं से आएगा, उसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। और मैं नहीं बोलूँगा, कोई भी कोचिंग क्लास वाला नहीं बोल सकता, कोई टीचर नहीं बोल सकता। और जो बोल रहा है मतलब वो एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो इसलिए मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा।
आपको क्लू देने का प्रयास करूँगा। उसके साथ साथ आपको तैयारी तो करनी ही है। हाँ, ये ज़रूर गाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ें पढ़ लीजिए, वहाँ से ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये ज़रूर बताया जाएगा। तो एक एक सब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करेंगे। और जहाँ तक मैं जैसे एक तरीका तो ये है कि हम लोग पॉलिटी को अगर उठा रहे हैं तो पॉलिटी को पिछले मैं मई बोलूँगा, जून ना बोलें, क्योंकि मई से हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल का जो पेपर था उस पेपर को आप उठा के देखिएगा कि जून में तो पेपर ही था और एकदम शुरू में ही जून में पेपर था, तो मई के क्वेश्चंस तो उसमें बने ही नहीं थे लगभग। और उसके बाद जितना भी समय काल गुजरा, अक्टूबर में पेपर हुआ, जितना भी समय काल गुजरा उसके करंट अफेयर्स नहीं आए थे। तो इसलिए हम लोग ये मान के ही चलेंगे कि मई जून से ही अब तक का करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं ऐड करेगा, और डेफिनेटली ऐड करेगा। आप देखिएगा साइंस टेक में भी ये वायरोलॉजी वगैरह से चीज़ें बहुत कुछ आएंगी, डिजीज वगैरह से चीज़ें बहुत कुछ आएंगी इस बार, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। बाकी तो फिर यूपीएससी का ट्रेंड कोई पकड़ पाया नहीं है, देखते हैं। तो एक तो यह है कि मई से लेकर अब तक, जैसे अभी हमारा जून चल रहा है तो जून तक, मई 2020 से जून 2021 तक पॉलिटी कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसे ही फिर इकोनॉमिक्स का कर लिया जाए, ऐसे ही साइंस टेक का कर लिया जाए, ऐसे ही एनवायरनमेंट का कर लिया जाए। मेरा मानना है कि कल्चर वगैरह क्या है, कल्चर इतिहास जैसी चीज़ें हैं तो उसको आप पढ़ेंगे तो सेल्फ भी कर सकते हैं। ज़्यादा समझने वाली जो चीज़ें हैं उसमें इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटी भी काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ है तो इसकी भी आवश्यकता है। अदरवाइज़ पॉलिटी भी कहीं ना कहीं अगर आप चाहते तो सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे वेटेज अगर निकाल के देखेंगे तो हर एक साल पिछले कुछ सालों से तो आप कंटिन्यूस देखिए कि पॉलिटी का वेटेज लगातार लगभग इक्वल बना रहा है। बाकियों का भले ही फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन पॉलिटी का ठीक ठाक बना हुआ है, तो हम लोग पॉलिटी को इसलिए लेके चलेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे योजनाएं हैं बहुत सी, उन योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन योजनाओं से आप 2019 में देखेंगे तो योजनाओं से कम ही क्वेश्चन आए थे, और उसके पहले भी योजनाओं से शायद थोड़े कम ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। तो इसलिए हालांकि योजनाओं पे काम करना है आपको, योजनाएं इतनी ज़्यादा भी हैं तो उस पर भी आप चाहें तो सेल्फ भी कर सकते हैं, या फिर समय मिलेगा तो हम लोग भी इस पर काम करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग इस तरीके से एक एक ईयर का एक सब्जेक्ट पे चलें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक मंथ में इनको कंप्लीट करें, फिर अगले मंथ का कंप्लीट करें, फिर अगले मंथ का कंप्लीट करें। मुझे लग रहा है कि अगर 1 ईयर का कंप्लीट करेंगे तो अगर शायद कोई सब्जेक्ट छूटेगा तो लगभग 1 ईयर का या लंबे मंथ का छूट जाएगा। इसलिए अच्छा, एक और चीज़ ये है कि लगभग आप देखिएगा कि जैसे पेपर हो रहा है अभी अक्टूबर में होगा, या मान लीजिए जून में होता पेपर हमारा, तो होता क्या है कि जो उस ईयर का बजट, हाँ एक और चीज़ यहाँ जोड़ना मैं आपको रिसोर्स में भूल ही गया था, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी रिसोर्स है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं। बजट मैंने पहले भी आपको बताया ही था, जो बजट है आप करेंट ईयर का बजट पे ध्यान रखें। जैसे अभी जो बजट आया था उस बजट के बारे में हमको देखना है। अब ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल का बजट पढ़ने जाएं, 5 साल का, 2 साल का बजट पढ़ने जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट है, और इसके साथ साथ एक और सोर्स बनता है, उससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, और वो होता है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक, तो देखिए उधर हमने डेली टाइप का या मंथली टाइप का देखा था। ये इंडिया ईयर बुक तो आपको हर रोज़ मिलना नहीं है, ये तो आपको वर्ष में एक ही बार मिलता है। और लगभग अगर आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट किए हुए हैं, पीआईबी पीआरएस पढ़े हैं, तो बहुत सी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, सेम वही मिल जाती हैं। और बाकी तो फिर आपको पता है कि इसमें फैक्ट लिखे होते हैं। आप जैसे भूगोल वाला पहला पार्ट पढ़ेंगे कोई मंत्रालय का, तो उसमें भारत की स्थिति देगा, तो भूगोल वगैरह में आप कंप्लीट किए हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्टों का इसमें स्टैटिक पोर्शन भी देता है, तो स्टैटिक पोर्शन वाले तो आप अपने सब्जेक्ट में कवर किए होंगे, इसलिए ये तैयार करना आसान होता है। तो ये 3 सोर्स तो यहाँ हो गए, और फिर पीछे हमने जो सोर्स लिखा था वो सोर्स हो गए। सोर्स बहुत से हैं जो एकदम आवश्यक हैं,
या एकदम हमें पढ़ना ही चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अपने मन से आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। तो एक तरीका तो ये है कि ईयरली कवर किया जाए, दूसरा तरीका है कि मंथली कवर किया जाए। अब अगर आप लोग इस पर कोई सुझाव टिप्पणी करेंगे तो वैसा भी किया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि मंथली करते हैं, मंथली करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और आप देख, एक जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, अभी ये रिसोर्स के चक्कर में वो बात बोला नहीं, कि आप देखेंगे कि अक्सर होता क्या है, जैसे मान लीजिए अक्टूबर में, जून में पेपर होता, अगर कोविड नहीं है तो जून में पेपर होता, तो आप देखेंगे जून में पेपर है तो लगभग मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जनवरी फरवरी मार्च, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल जो अभी जस्ट पीछे गए हैं, उनसे क्वेश्चन अपेक्षाकृत कम ही आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन दिसंबर तक के करंट अफेयर्स से आते हैं। जो पिछला जून बीतता है, या हो सकता है कि जनवरी से उठा लेता है, अभी 2-3 साल पहले का भी करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड बना लिया है यूपीएससी, पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है। तो ऐसा होता है कि दिसंबर जो बीता है उस दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की संख्या ज़्यादा रहती है, बजाय कि जो एकदम जस्ट पहले मंथ गुजरे हैं, जैसे मई है, उसके पहले अप्रैल है, मार्च है, फरवरी है, जनवरी है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम रहते हैं। ये आप किसी के कहने से, मेरे कहने से नहीं, आप 2-3 साल के पेपर उठाइए और करंट अफेयर्स अगर आप कुछ रखे हों बना के ऐसी चीज़ें, तो उससे आप मैच करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा होता ही है, और आता है ज़्यादा तो किससे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से चीज़ें उठा दे, इंडिया ईयर बुक से कुछ चीज़ें उठा दे तो उठा देता है, ज़्यादा चीज़ें दिसंबर तक का देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपन इन सब्जेक्टों को कम से कम दिसंबर तक तो कंप्लीट हो जाए। कोशिश तो मैं करूँगा कि इधर तक हो, और शायद अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो होगा भी, कोशिश करेंगे तो, लेकिन मंथ वाइज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो प्लान है, मैंने आपको बताया कि अच्छा, जो ये मंथ वाइज चीज़ें कवर करेंगे उसमें प्रयास करेंगे कि इनकी भी चीज़ें रहें। अब जैसे इंडिया ईयर बुक है, इनकी चीज़ें कवर करना है, तो अब इसके लिए स्पष्ट किसी मंथ में मैंने उसको ऐड भले ही कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि उसी महीने में वो आया रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स किसी को बताया जाता है तो वो क्या करता है, कई बार लोग तैयारी करने पे या प्रिपेयर करने पे ध्यान न देकर, बल्कि क्या करते हैं, देखते हैं कि ये बता रहे हैं कि ये मई में है, तो ये मई में ही था कि नहीं था। तो कई बार जैसे मान लीजिए मैं इंडिया ईयर बुक का कोई टॉपिक, या फिर ऐसा होगा कि इंडिया ईयर बुक को फिर अलग से ही कवर कर लेंगे, जैसा अगर ऐसा बनेगा इनके साथ साथ कवर करना है तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इंडिया ईयर बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे उनको यहाँ कवर कर लिया जाए, और बाकी फिर मेंस में कुछ समय तो अपने को मिलेगा ही, तो यहाँ प्रीलिम्स मेंस दोनों का चलेगा, और फिर मेंस का कुछ समय मिलेगा, तो मेंस में फिर स्पेशली मेंस के लिए और जो टॉपिक छूटे रहेंगे उनको लेकर आ जाएंगे उसके मेंस के सीरीज में। तो अभी हम लोग का पढ़ने का जो तरीका रहेगा, जो हम लोग शुरू करेंगे क्लास, उसमें सब्जेक्ट वाइज करेंगे और मंथ वाइज करेंगे। बाकी आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, आप लोगों का सुझाव भी माना जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुझाव अच्छे देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, तो फिर वो सही लगता है। ऐसे अगर आप कुछ बताते हैं, कुछ करते हैं, तो आपका भी जो विचार है उसमें शामिल किया जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज में हम लोग एक काम करते हैं, पॉलिटी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस ठीक ठाक बन रहे हैं, और पॉलिटी जो चीज़ थोड़ा सा शुरू में आपको इंटरेस्टिंग और आसान भी लगेगा। बाकी फिर सारे सब्जेक्ट ही हैं, हमें तो ट्रेंड देखना है कि करना कैसे। जैसे अभी जिनका जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं किए होंगे, उनको न्यूज़पेपर में से कैसे पढ़ना है यही आइडिया नहीं होगा। वो न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, करंट का खूब न्यूज़ बना के रखे होंगे, अगर सही से उनको गाइडेंस ना मिला हो तो वो लोग क्या है, ऐसी चीज़ें पढ़े होंगे, चीज़ें किए होंगे जो काम का नहीं होगा। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट जो करंट आता है वो बहुत काम का हमारे नहीं रहता है, हमें उस करंट पर स्टैटिक तैयार करना पड़ता है, और उस स्टैटिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, और पॉलिटी में जून न बल्कि हम लोग पॉलिटी का मई 2020 से शुरू करते हैं, और 2020 मई का पॉलिटी करने के तुरंत बाद हम लोग
देखेंगे, जैसा भी होगा इकोनॉमी कर लेंगे। अब एक जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो कि IR कर लेते हैं, तो समय कम है, और समय कम है तो पहले जो महत्वपूर्ण है, जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको समस्या जाती है, साइंस टेक में समस्या जाएगी, एनवायरनमेंट में समस्या जाएगी, पॉलिटी में समस्या जा सकती है, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अभी देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में ये सब चल रहा है, तो हो सकता है इससे बन जाए, हो सकता है चीन और भारत का चल रहा है जो चीज़ें, और भी जो इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही हैं, या कोविड पर ही बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, इनसे पूछ लें। तो उसमें बहुत डीप में जाकर, अब देखिए समझने का तो वो भी है, इंटरनेशनल रिलेशन भी बैकग्राउंड समझने में बहुत समय लगता है भाई। अगर हमें भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझना है कि कैसा इनका संबंध है, तो उसका बैकग्राउंड काफ़ी पहले से है और उस बैकग्राउंड पे ही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब सबका बैकग्राउंड करने जाएंगे तो ये क्या होगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से, और फिर नई तैयारी हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जो अभी मतलब अगर इस तरीके से कोई पेपर देगा, अगर ये प्रीलिम्स का मतलब, वो तो ट्रायल कर रहा है, ट्रायल एरर कर रहा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो तैयारी किया है वो ऐसे थोड़ी नहीं करेगा, वो तो पहले पढ़ा ही होगा। तो इसलिए हम लोग मई 2020 का पॉलिटी की बातें करेंगे, और कुछ जो लगेगा कि हमारे काम की हैं, इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, या इनसे मेंस में इस पे कोई क्वेश्चन पूछा सकता है, उस टाइप की बातें करेंगे। अब मई में इतनी घटनाएं हुई होंगी, कुछ भी इधर उधर, तो सारा कुछ हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और कर भी लें तो कोई मतलब है नहीं, आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता उन्हीं की है जो हमारे सिलेबस से है और जिसका कोई मतलब निकलता है। जिसका मतलब नहीं निकलता है, भले ही वो पॉलिटी की कोई बात हो, अपने काम का है नहीं, कि इसने उसको गाली दे दिया, उसने इसको दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये अपने काम का है नहीं। हमें तो अपने सिलेबस को लेकर चलना है। तो मई में किन किन मुद्दों को पॉलिटी में हम लोग शामिल करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा, अभी उनके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत उस पर तैयार करेंगे, कोशिश करेंगे, और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं उसको प्री और मेंस के व्यू से आपको समझाऊंगा। तो जैसे अगर हम लोग मई का कुछ न्यूज़ देखें, तो मई के न्यूज़ में आप देखेंगे तो एक न्यूज़ बना था किस पर, NHRC पर, NHRC पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हिंदी लिखना है, हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश में इसका नाम NHRC है, तो हमने इसका इंग्लिश लिख दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब क्यों इसको पढ़ेंगे, तो आपने देखा था कि पिछले साल मई की ही ये बात है कि पिछले साल मई में जब कोविड के कारण श्रमिक पलायन करना शुरू कर दिए थे पैदल पैदल, तो उसके बाद फिर मंत्रणा करके हमारे रेलवे बोर्ड ने और बाकी जो मिनिस्ट्री है कि एक, आपने देखा था कि श्रमिक ट्रेन चली थी, श्रमिक रेलवे चलाई गई थी, और उस दौरान बहुत से लोगों को, बहुत से जो माइग्रेंट थे उनकी मृत्यु हो रही थी। तो उस समय इसने क्या किया था, एक नोटिस भेजा था। देखिए तो संदर्भ है, ये संदर्भ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि हाँ हुआ क्या था। बाकी ये पूछने वाला नहीं है कि उसने नोटिस भेजा था, किसने नोटिस, ये कोई बैंक का पेपर तो है नहीं, तो कि आप फैक्ट इस तरीके से आपसे फैक्ट पूछेगा, फैक्ट पूछेगा, लेकिन फैक्ट जो काम का रहेगा वो पूछेगा। ये बात नहीं पूछने जाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसको बताऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों ये वाला टॉपिक मैं उठा रहा हूँ। तो इसने क्या किया था कि जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, समझाऊंगा मैं अगले लेक्चर में इसके बारे में कि क्या पढ़ना है, बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात आ जाए। होम मिनिस्ट्री, उसके बाद जो हमारा रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड क्या है क्या नहीं है, अगर ऐसी बात है तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। जो हमारा रेलवे बोर्ड है, उस रेलवे बोर्ड को, और उसके बाद बिहार के गवर्नमेंट को और गुजरात के गवर्नमेंट को, इनको इसने एक नोटिस भेजा था इसी बात को लेकर कि जो श्रमिक जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, माइग्रेंट कर रहे हैं, इनकी इस प्रकार से इतनी डेथ हो रही है,
आप लोग इस पर हमें रिपोर्ट दीजिए, बताइए कि ये क्या है। तो देखिए मेंस के लिए भी काम का है और प्रीलिम्स के लिए ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काम का ये नहीं है हमारे लिए कि फिर ये वाला जो मैं बात बताया कि वो पूछेगा कि किसको किसको भेजा, ये हमसे नहीं पूछेगा कि वो किसको किसको नोटिस भेजा या क्या किया, ये याद भी नहीं करना है आपको। ये तो मैंने आपको रेफरेंस संदर्भ बता दिया कि ऐसा हुआ था। हमें क्या जानना है, जो हमारे पास NHRC जो बॉडी है, इस बॉडी के बारे में समझना है पहले प्रीलिम्स के व्यू से, तो कि ये बॉडी कब बनी, क्यों बनी, कैसी संरचना है इसकी, क्या ये सांविधिक है या विधिक है। देखिए 3 चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि कोई भी संस्था जो बनती है ना, वो संस्था मुख्य रूप से 3 टाइप की बनती है, और जो भी फैक्चुअल या कंसेप्ट की चीज़ें रहेंगी सब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एक होती है क्या, संवैधानिक, एक होती है संवैधानिक, और वैसे भी हिंदी माध्यम के लिए ही हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे करेंगे भी नहीं, क्योंकि लेक्चर वैसे भी बड़े होंगे, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा कुछ कवर करना है, और अगर लैंग्वेज दोनों पे जाएंगे तो दिक्कत होगी। संवैधानिक, दूसरा होता है क्या, सांविधिक, दूसरे को हम बोलते हैं सांविधिक, और कुछ लोग इसको सांविधिक न बोलकर इसी को क्या बोल देते हैं, केवल विधिक, केवल बोल देते हैं विधिक। और इसके बाद एक होती है कार्यकारी, एक होती है कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब ये क्या है, देखिए कोई भी ऐसी संस्था बने कि उस संस्था का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया हो, कोई भी ऐसी संस्था जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया हो, तो हम बोलेंगे कि वो संस्था कैसी है, संवैधानिक है। बहुत जनरल सी बात है, आप तैयारी कर रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आ ही रहा होगा। मैं बस एक कंटेक्स्ट के तौर पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब बीच में ये बातें आ रही हैं तो मुझे बताना जरूरी है। संवैधानिक, जैसे मान लीजिए हमारा निर्वाचन आयोग है। अब निर्वाचन आयोग का उल्लेख तो आपको पता है कि संविधान में किया गया है, कहाँ किया गया है, आर्टिकल में याद करिए आप। तो संवैधानिक वो क्या है, संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी संस्था का भी उल्लेख आप देखेंगे तो संविधान में किया गया है, तो क्या है, संवैधानिक है। दूसरी क्या है, सांविधिक या विधिक, कोई ऐसी संस्था सरकार बना दे जिसका उल्लेख संविधान में तो ना करे, लेकिन किसी अधिनियम के माध्यम से करे। वो राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। अगर केंद्र सरकार संसद में कोई विधेयक लाकर उस विधेयक को जो भी आवश्यक बहुमत है, उस बहुमत को प्राप्त करके लोकसभा राज्यसभा से पारित कराती है, राष्ट्रपति से साइन कराती है, और उसको अधिनियम बनाने के बाद उस संस्था का अगर निर्माण करती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सांविधिक। तो हम देखेंगे कि जो मानवाधिकार आयोग है ये सांविधिक संस्था ही है। और फिर कार्यकारी क्या है, तो जो हमारी कार्यपालिका होती है, आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका के अपने पास कुछ शक्ति होती है, और उसको इतने काम करने हैं तो अपने हिसाब से कुछ संगठन या कुछ संस्थाओं का निर्माण कर सकती है। और पहले भी ये की थी, बहुत लंबे समय तक चला योजना आयोग। हम देखते हैं 2015 तक योजना आयोग रहा। तो योजना आयोग भी क्या था, एक कार्यकारी संस्था था, और बहुत शक्तिशाली रहा है, उसका तानाशाही भी चला है। वो अगर आप पॉलिटी का लेक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि योजना आयोग क्या था। अच्छा, उससे बहुत से जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते थे बहुत खफा रहते थे योजना आयोग से। वो खैर एक लंबी कहानी है। तो वो कार्यकारी संस्था था, और अभी जो नीति आयोग बना है, वो नीति आयोग क्या है, एक कार्यकारी संस्था है। हाँ, वो बात चल रही है कि उसको विधिक कर दिया जाए, आने वाले समय में उसको सांविधिक या विधिक बना दिया जाए, बट अभी वो कार्यकारी है। तो इस तरीके से संस्थाएं होती हैं। तो इस पर भी कभी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो मानवाधिकार आयोग है ये सांविधिक है, संवैधानिक है, कार्यकारी है, ऐसी चीज़ें बेसिक हैं, हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम इसको देखेंगे कि किस अधिनियम से, क्यों बना, क्या इसका अब तक डेवलपमेंट रहा है, इसका कार्य कैसा रहा है। मेंस के लिए हम देखेंगे कि इसका कार्य कैसा रहा है, क्या जब से ये 1993 में बना है उसके बाद से क्या ये वीक हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, क्या इसका रोल रहा है। इस तरीके से अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे
प्रीलिम्स के व्यू से भी और मेंस के व्यू से क्वेश्चन कुछ भी आएगा अगर इस पर तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, इसकी गारंटी है। तो ये जैसे ये मई में एक संदर्भ मिला मुझे, तो इसकी बात कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब कुछ मतलब मई में पॉलिटी के किन घटनाओं का हम चर्चा करेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखेंगे तो उसी समय एक और चीज़ हुआ था मई में ही, आप देखेंगे कि एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है हमारा, परिसीमन आयोग, मैं हिंदी ही लिखता हूँ बेटर रहेगा, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया कुछ सदस्यों को मिलाकर, और क्यों किया गया, क्योंकि परिसीमन करना था। अब इसका कार्य क्या है क्या बॉडी है, मैं सब बताऊंगा आपको। इसलिए किया गया था क्योंकि कुछ राज्यों का परिसीमन करना था, लोकसभा के चुनाव के लिए भी परिसीमन करना था, और जो वहाँ पर चुनाव होते हैं विधानसभाओं के उनके लिए भी। संभवतः उन राज्यों का नाम फैक्ट में कभी यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि ऐसे इसके ट्रेंड दिख रहे हैं कि फैक्ट भी कभी कभी पूछ लेती है। तो वो राज्य कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख यूटी जो बना है उसका भी रहेगा उसमें, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। और फिर मैं आपको ये संदर्भ बताऊंगा कि क्यों इनका अब किया जा रहा है, केवल इनका ही क्यों किया जा रहा है, एमपी का क्यों नहीं किया जा रहा है, यूपी का क्यों नहीं किया जा रहा है, महाराष्ट्र का क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये संदर्भ हम देखेंगे। और इसमें प्रीलिम्स में भी आ सकता है परिसीमन आयोग के बारे में, क्योंकि परिसीमन आयोग के पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी हैं। परिसीमन आयोग का गठन पहले कब किया गया है, 1952 में पहला परिसीमन आयोग गठन किया गया था, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कब कब किया गया है, क्या इशू इससे रहे हैं, इससे जुड़े कभी हो सकता है कि मेंस में क्वेश्चन पूछ ले, अभी ये न्यूज में रहा है तो, और प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो मतलब उस मई के दौरान, मई 2020 के दौरान जो कुछ भी ठीक ठाक न्यूज में मुझे लगा कि ये पॉलिटी के संदर्भ से ठीक है, उनको मैं यहाँ पे उठाया हूँ और उन पर चर्चा करेंगे हम लोग ठीक ठाक तरीके से। चलिए, इसके बाद हमने एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसी मई के महीने में हुआ क्या, ट्राई के बारे में। ट्राई का नाम अक्सर आप सुनते होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है, जो दूरसंचार नियामक अधिकरण प्राधिकरण जो भी है, तो इसने क्या किया था, जो नंबर होते हैं ना, जो भाई सारे जो मोबाइल और जितने भी दूरसंचार है उसको ये कंट्रोल करता है, तो इसने एक नए प्रकार का नंबर देने की बात की थी। तो ये संस्था न्यूज में उस समय आई थी। तो मेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वाली बात, क्योंकि अभी केवल इसने ऐसा कहा था, हुआ है नहीं, तो मेंस के लिए तो शायद ही इम्पोर्टेंट हो, और प्रीलिम्स के लिए भी अपेक्षाकृत कम ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेंगे कि ट्राई है क्या और इससे जुड़े इशू क्या हैं, इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं। तो ऐसे मतलब थोड़ा हल्का भी अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं उठा ले रहा हूँ, जो एकदम काम का नहीं है उसको छोड़ दिया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक और समस्या हुई थी, और वो समस्या क्या हुई थी, हरियाणा से। ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। हरियाणा राज्य में एक दिक्कत हुई थी, और वो हमारे काम का है, प्रीलिम्स में भी काम का है और मेंस में भी काम का है। क्या समस्या हुई थी, तो हरियाणा सरकार ने पिछले साल क्या किया था, एक अधिनियम बनाया था, बल्कि वो अधिनियम पहले उसके पास था ही, उसने क्या किया, उसका संशोधन किया था, जिसका नाम था हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम। हरियाणा, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग लिख के पढ़ेंगे, हरियाणा राजभाषा ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम। देखिए, संशोधन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो संशोधन जब भी होता है हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए, और यहाँ अधिनियम, कभी भी आपको संशोधन को ओपन करके नहीं लिखना है, ये एक तरीके से रूल ही है। तो हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम, इसने क्या किया, तो इसने 2020 यहाँ आगे लिख देंगे 2020। तो इसने क्या किया था कि जो भी वहाँ न्यायालय हैं हरियाणा में, वहाँ पे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज केवल हिंदी कर दिया, और जब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी किया तो वहाँ के जो वकील हैं उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लाके एक याचिका लगा दिया कि इससे क्या होगा,
जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश में हैं, जो इंग्लिश में पहले काम कर रहे थे, हिंदी में उनको समस्या है, उनको जीविका का या उनको समस्या जाएगी। तो अब क्या वो मुद्दा है, क्या चीज़ें हैं, उसको आगे हम देखेंगे। लेकिन इससे अब देखिए प्रीलिम्स में क्या क्या बातें उठ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे राजभाषा से जुड़ी बात किया है ना। सबसे पहले तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि संविधान के किस भाग में राजभाषा की बात की गई है या भाषाओं की बात की गई है। तो भाग 17 में की गई है। आर्टिकल 343 से लेकर 359 या 350 तक की गई है। तो ये आप एक बार देखेंगे उसमें। उसके बाद आर्टिकल एकदम एग्जैक्ट रटने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया रहे जो न्यूज़ में आया है। अच्छा, मुख्य रूप से इसमें कुछ आर्टिकल हमको दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्या 348(1) जो आर्टिकल है उसका यहाँ पे काफ़ी रोल रहेगा। ऐसे ही भाग 17 मैंने आपको बताया, अनुसूची 8 का यहाँ पे रोल हो जाएगा। अनुसूची 8 में आप देखेंगे भाषाओं के बारे में बात की गई है। फिर वहाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अनुसूची 8 में जो भाषाएं जोड़ी जाती हैं, उन भाषाओं को जोड़ने का या हटाने का शक्ति किसके पास है। इस तरीके के फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो ये सब कुछ तैयार हो ही जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 348 आपको यहाँ देखना पड़ेगा, चाहे 348(1) हो या 2 हो, इस तरीके से। और एक और चीज़ हम बैक में जाकर देखेंगे, क्या राजभाषा अधिनियम 1963, और उसमें एक धारा है, धारा 7, उसके बारे में कुछ बातें। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट के तौर पे पढ़ेंगे, लेकिन जब इसको तैयारी करेंगे तो वो पूरी तरीके से मेंस जैसा भी बातें आ जाएंगी कि क्या इसमें इशू है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकती है यूपीएससी कि क्या हरियाणा इस टाइप का काम करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो नहीं, और भी राज्य हैं, और उन राज्यों का नाम भी शायद पूछ ले। जैसे राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, बिहार है। इन्होंने अपने उच्च न्यायालयों में क्या कर दिया है, हिंदी को एक वैकल्पिक विषय बनाया है। हिंदी को वैकल्पिक विषय पहले बनाया हुआ है, बट हरियाणा का केस में थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से अनुसूची 8 की मैंने बात कर दिया। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि राज्यपालों की क्या शक्तियां हैं इसमें। राज्य के जो हाई कोर्ट्स हैं या जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनमें राज्यपाल की कुछ शक्ति है क्या इन भाषाओं के बारे में। तो इस तरीके से तो जब ये टोटल बात पढ़ेंगे हम, तो ये सारा मुद्दा उसमें आ ही जाएगा। ऐसी चीज़ें उठा के पूछ लेगा, वो ये नहीं पूछने जाएगा कि हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 से किसको दिक्कत है, वकील क्यों रीट लगाए, क्या किए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अच्छा, उसके बाद उसी समय एक और समस्या आई थी, जो था क्या, भारत का जो नाम है ना, उसको बदलने के लिए कुछ लोग याचिका लगाए थे कि भारत का नाम जो है इंडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है, तो ये देसी नाम नहीं है, इसका नाम केवल भारत किया जाए। संविधान में जो इंडिया और भारत दोनों लिखा गया है, आपको पता है आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया जो कि भारत है, तो इसको इंडिया को हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन लोगों को फटकार लगाया, और इसके केंद्र सरकार के पास भी ये बात भेजा था, नोटिस उसने। अगर आप पिछले साल के 4 जून का द हिंदू का पेपर देखेंगे तो उसमें ये बात आई थी, जब उसने नोटिस भेजा था केंद्र सरकार को। तो खैर ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब हमको एक बात ये जाने कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रही है कि क्या भारत का नाम बदलने से संबंधित याचिका पहली बार ऐसा हुआ था या इससे पहले भी हुआ है। तो इससे पहले भी हुआ है, ये हम जानेंगे। आर्टिकल 1 की बात हम जानेंगे कि आर्टिकल 1 में भारत का नाम क्या है। उसके बाद हम फिर अनुसूची 1 की भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में जो भारत राज्यों का संघ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो मतलब कुल मिला के आर्टिकल 1 को खंगालना पड़ेगा आपको सही से, और अनुसूची 1 को खंगालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुख्य रूप से जो मैंने जून के, जो मुझे ठीक ठीक लगे कि ये चीज़ें काम की हैं, जून नहीं बल्कि मई में बोलूँ यहाँ पे, जून तो इसमें एकदम शुरुआती 1-2 जून का कोई न्यूज़ हो गया होगा, लेकिन ये सारी घटनाएं पहले की है, तो जून मई बोल दें। ये मई का मुझे ये कुछ चीज़ें लगीं, और फिर ऐसे ही जून में जो काम की लगेंगी वो देखेंगे। एक और चीज़ हम चाहें तो मई में ही शामिल कर सकते हैं, और वो चीज़ क्या है, हिरासत में हिंसा। हिरासत में हिंसा आप देखेंगे कि बहुत पहले से, अभी वो हैदराबाद में शायद वो कोई मवेशी की डॉक्टर लेडी थी,
उसके साथ जो रेप का कांड हुआ था तो पुलिस वालों ने जो उनको मार दिया था तो उनका जयकारा हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे ही तमिलनाडु में एक बाप और बेटे दोनों का संदिग्ध तौर पे ऐसा कहा जा रहा था कि मतलब हिरासत में ही उनकी मौत हुई है प्रताड़ना के कारण। उसके बाद अभी बाद में अगर घटना हम देखें, अगर मई को हटा दो और थोड़ा सा बाद में जाओ तो आप उनका भी उसका ये विकास दुबे का देख सकते हैं आप, कि उसको जो एनकाउंटर किया गया। और भी कई ऐसे लोग आए। तो हिरासत में हिंसा वाला मुद्दा मेंस में, अच्छा मेंस के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बना देगा। प्रीलिम्स में भी आवश्यक है, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये नहीं पूछेगा कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो हिरासत में हिंसा एक बहुत बड़ा इसका इतिहास है और इसको पुलिस सुधार से जोड़ा जाता है। भाई हिरासत में हिंसा किसने किया है, मतलब मारा गया है तो वहाँ पे जाके कोई नेता तो मार नहीं रहे हैं, पुलिस पे डिपेंड कर रहा है ना ये बात। तो पुलिस सुधार पे भारत में बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं और कई इस पर समितियाँ बनाई गई हैं। उन समितियों ने अपना अपना रिपोर्ट दिया है। सबसे लेटेस्ट आप देखेंगे तो इनका प्रकाश सिंह का है, जो डीजीपी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। तो इस पर एक बड़ा लंबा डिबेट है और उससे जुड़े प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस में तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मई 2020 का अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो इतनी बातें करेंगे हम लोग। अब इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चीज़ें आप लिख के रखे हों, पढ़े हों, आप ये सोचें कि ये शामिल नहीं कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बताया कि हर व्यक्ति की अपनी रणनीति होती है, हर व्यक्ति अपनी रणनीति से आगे बढ़ता है। अब मुझे कवर करना है, मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं अपनी रणनीति लगा के इस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। आप और इससे एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन मुद्दों को, जो मैंने यहाँ पे भी बोर्ड पे लिखा है, इन मुद्दों को डिटेल में बताऊंगा। प्रीलिम्स, मेंस और सबके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं। आप साथ साथ चलते रहें, नोट्स बनाते रहें। और बाकी जो रिसोर्सेस मैंने बोला, मैं प्रयास करूंगा कि उन रिसोर्सेस का भी पूरा पूरा कंप्लीट किया जाए। ये इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज चल रही है इसके बीच बीच में ही पैरेलल लेक्चर लाके उनको भी किया जाए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप भी पूरा प्रयास करें अपने तैयारी का कि पेपर देने जाएं तो आपको समस्या ना हो। और वैसे भी यूपीएससी में आप चीज़ों को समझ लेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से ख़त्म हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन, दुनिया का कितना भी बड़े विद्वान रहे, वहाँ बैठ के बोल दे कि मैं 100 क्वेश्चन सही कर लूँगा, संभव नहीं है। बड़े से बड़े बहुत लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, 30, 40, 50 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही कर लिए, उसके बाद से कहीं ना कहीं गेम खेलना ही पड़ता है, दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो वो भी कैसे करना है, क्या नहीं करना है, करेंगे आने वाले समय में। अगले जो अभी वीक अगला शुरू होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करेंगे कि लाइव लेक्चर भी किया करें, क्योंकि लाइव लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने बातों को भी मुझ तक पहुंचा पाएंगे और मैं भी आपको और बेहतर चीज़ें कर पाऊंगा। तो सारे लेक्चर तो नहीं, क्योंकि और भी कई लेक्चर्स अपने पास और कई संस्थान में चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि सप्ताह में 1-2 लेक्चर आपको लाइव के तौर पर लिया जाए, लाइव से जुड़े हम लोग, तो उसमें और ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको हेल्प करने के लिए जितना भी कर सकूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम इन मुद्दों पे बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर में ही, भले लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा हो जाए, इसको कंप्लीट कर जाएं। और बाकी नहीं हुआ तो फिर ठीक है, 2 हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।